हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये इसका तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने एसएससी जेई के काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लेना। इस पार्ट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ में हमने पावर प्लांट, आईसी इंजन, मटेरियल साइंस और फ्लूइड मैकेनिक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि फ्रेंड्स उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देख लेना। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि फ्रेंड्स आप टेस्ट आईक्यू की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप की मेंबरशिप मिलेगी, 59 पर मंथ, 119 पर मंथ और 159 पर मंथ। फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ट्रिपल पॉइंट पे कौन सी टर्म जीरो नहीं होती? एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। ट्रिपल पॉइंट जो होता है वहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए वहाँ पे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी तीनों जीरो होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी एक ही फेज होती है और उसका जो कंपोनेंट होता है थ्रू आउट सब्सटेंस जो होता है वो एक ही होता है। कहने का मतलब है, जैसे मैं बात करूं एयर की, तो एयर के अंदर एयर को हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं। जैसे मैं बात करूं वाटर की, वाटर भी क्या हो जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं ह्यूमिड एयर की, ह्यूमिड एयर के अंदर क्या होता है, एयर और वाटर का मिक्सचर होता है। इसीलिए कहीं पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, इसलिए हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं मानते। यदि मैं बात करूँ सॉइल की, तो सॉइल यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है इक्विपमेंट बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, तो इसलिए इसको भी हम प्योर सब्सटेंस नहीं मानते। सेंड इन वाटर, तो सेंड और वाटर यहाँ पे दो सब्सटेंस होके, इसलिए ये यहाँ पे प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम एक प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंपेरिजन टू लेटेंट हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लेटेंट हीट जो होती हैं वो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ज़्यादा होगी या कम होगी कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है फेज चेंज पे। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूँ पीवी डायग्राम की या पीएस डायग्राम की, तो मैंने आपको कई बार बताया था सेचूरेटेड कर्व होता है। तो सेचूरेटेड कर्व में ये जो आपका वेट रीजन होता है, तो यदि मैं लिक्विड से उसको वेपर में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है, फेज चेंज हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैं यदि इसको टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज हो रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाता जाऊँगा तो ये आपकी लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। जैसे मैं आपको पीएस डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। पीएस डायग्राम में ऐसा सेचूरेटेड कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप नोटिस करोगे तो ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एंथैल्पी होती है यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है और यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज होती है, और फेज चेंज होती है इसलिए हम इसको लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होती जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द क्लोज्ड वेसल एंड रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब इज स्लोली हीटेड। द mass of mixture is 10 kg at 0.1 megapascal. Water has a critical specific volume of 0.004155 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपका वाटर है उसका वॉल्यूम दिया गया है 0.035 मीटर क्यूब। जब उसको हीट अप किया जाता है तो वाटर का लेवल
डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा वॉल्यूम क्या है। V1 की यदि मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 0.035 मीटर क्यूब। अब मैं बात करता हूं क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन किसकी दे रखी है, क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि यदि मैं बात करूँ VC की तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.004155 इंटू, ये देखिए मीटर क्यूब पर किलोग्राम है, तो यदि मैं किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.04155। अब यहाँ पे देखिए पहले कितना था 035, उसके बाद में क्रिटिकल कंडीशन में कितना हो गया 0.041, इसका मतलब 35 से 41 हो गया। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और यदि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो लेवल क्या होगा, लेवल राइज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द फ्लो थ्रू एट टर्बाइन इन द मोलर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो फ्रेंड्स यदि आपको मोलर डायग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है टरबाइन के अंदर जो एक्सपांसन होता है वो क्या होता है, वो हम मानते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन ये आपने पढ़ा होगा कई बार। अब आपको पता है यदि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहाँ पे देखिए मोलर डायग्राम किसके बीच में होता है, HS डायग्राम होता है, ठीक है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यदि हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखिए ये आपकी एंथैल्पी और ये आपकी एंट्रोपी, तो कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन जो कैसी होती है वो हम वर्टिकल बनाएंगे। यदि मैं एंथैल्पी की बात करूँ, यदि एंथैल्पी कांस्टेंट होती तो हॉरिजॉन्टल होती, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, इसलिए लाइन जो आपकी आएगी वो वर्टिकल आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कितना पता होना चाहिए कि मोलर डायग्राम किन के बीच में होता है, HS डायग्राम होता है, और जो टरबाइन के अंदर एक्सपांसन होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द रीजन फर्स्ट इन द PV डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये जो आपका कर्व है ये आपका सेचुरेटेड कर्व है। तो ये जो सेचुरेटेड कर्व है यहाँ तक लिक्विड होता है और उसके बाद में वेपर होती हैं। तो लिक्विड से पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं सेकंड रीजन की बात करूँ तो ये इसको वेट रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर होता है, तो लिक्विड वेपर मिक्सर। और यदि यहाँ पे मैं बात करूँ ये सेचुरेटेड वेपर होता है, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पॉइंट बियॉन्ड विच देर इज ए नो डिस्टिंक्ट वेपोराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि देखिए यदि मैं बात करूं आपके सेचुरेटेड कर्व की, तो सेचुरेटेड कर्व जो होता है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है इधर वेपर है, तो यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि लिक्विड फेज अलग है वेपर फेज अलग है। लेकिन ये पॉइंट जो होता है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों एक ही जगह होती है। तो यहाँ पे दिया गया है पॉइंट बियॉन्ड विच देर इज ए नो डिस्टिंक्ट वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट के बाद में हीट इतनी बढ़ जाती है कि लिक्विड जो है वो डायरेक्ट वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सेचुरेटेड लिक्विड। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड लिक्विड की, तो मास ऑफ वेपर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और मास ऑफ वेपर जीरो प्लस टोटल जो है मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं what is the state of meeting of saturated liquid line with respect to the vaporization and saturated vapor line on PV diagram of pure substance। तो यहाँ पे आपको आंसर इसका इजीली पता हो सकता है, क्योंकि यदि फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखे हैं तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि मैं बात करूँ PV डायग्राम की, तो PV डायग्राम का यहाँ पे पूछा गया है, तो ये देखिए आपका सेचुरेटेड कर्व होता है, यानी कि सेचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन होती है, यानी कि ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। What is the temperature for which the vapor pressure of substance is equals to
760 mm ऑफ Hg टर्म इज 760 mm ऑफ Hg का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपका सब्सटेंस है वो आपका वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर दे रखा है तो वेपर प्रेशर पे वो वेपोराइज हो जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ए पीवी डायग्राम द प्योर सब्सटेंस द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन आर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि लिक्विड वेपर रीजन के अंदर जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको सुपर हीटेड रीजन में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वेट रीजन है जिसे लिक्विड और वेपर दोनों होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी टेम्परेचर लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन सुपर हीटेड में बात करूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग नेचर में। तो यदि आपको सुपर हीटेड रीजन पूछे तो आपका आंसर बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वेट रीजन में पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन मोलर चार्ट फ्री एक्सपांसन और थ्रोटलिंग प्रोसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन या फिर कर्व्ड लाइन। देखिए ये क्वेश्चन वापस ऐसा ही आया है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मोलर डायग्राम के बारे में नहीं पता है तो भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मोलर डायग्राम किसके बीच में होता है, एचएस के बीच में होता है, यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्री एक्सपांसन और थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस और फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो होते हैं वो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होते हैं। क्या कैसे होते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होते हैं, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आइसो एंथैल्पिक का मतलब है कि वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। यदि एंथैल्पी कांस्टेंट है तो एंथैल्पी कांस्टेंट लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, तो वो आपकी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर जाए, हॉरिजेंटल हम रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे देखिए टर्बाइन में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। देखिए आपको मोलर डायग्राम के बारे में यदि डिटेल में नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जैसे ये आपका लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है, तो यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो वी जी ये आपका वेपर है, या फिर हम इसे गैस बोल सकते हैं, तो वी जी माइनस वी एफ, इसको हम वी एफ जी भी लिख सकते हैं। वी एफ जी पहले एफ लिखते हैं और उसके बाद में जी लिखते हैं, लेकिन वी जी माइनस वी एफ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वी जी माइनस वी एफ, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ। एक होता है गिब्स फंक्शन, दूसरा होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। तो यहाँ पे गिब्स फंक्शन की मैं बात करूँ, जी बराबर होता है एच माइनस टी एस, यानी कि एच यहाँ पे एंथैल्पी होती है और ये गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं जिसे, और ये टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी हो जाएगा। तो जी बराबर एच माइनस टी एस होता है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस्ट इन डिसऑर्डरिंग द सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और यदि मैं बात करूँ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, जिसे हम एच बराबर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका यू माइनस टी एस, यू माइनस टी एस, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो होता है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन बताता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑन यूवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो पीटी कर्व होता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कर्व होता है, वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है। और यदि मैं बात करूँ पीवी डायग्राम की, तो पीवी डायग्राम में वो होता है लाइन के रूप में। तो यदि मैं बात करूँ यूवी डायग्राम की, तो यूवी डायग्राम में वो एक ट्रायंगल के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है और इधर गैस है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल के रूप में बन रहा है। तो ट्रिपल पॉइंट कैसा होता है यूवी डायग्राम में, ट्रायंगल के रूप में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज। तो यदि सैचुरेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर डिक्रीजेज, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, या इंक्रीजेज स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज ऑफ
स्पेस इंक्रीजेज। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सैचुरेशन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यदि मैं बात करूँ टीएस डायग्राम की, तो टीएस डायग्राम में क्या होता है कि जैसे जैसे ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है और यहाँ पे वेट रीजन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यदि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ यानी कि P1, P2, P3, तो यदि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी एंथैल्पी है यानी कि डेल्टा एच जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कई तरीके से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच इक्वेशन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन द गिवन पीवी डायग्राम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिक्विड का दे रखा है, वेपर का दे रखा है और यहाँ पे आपको वेट रीजन में भी वॉल्यूम दे रखा है। तो यदि मैं बात करूँ वी ए वी की, तो वी ए वी क्या हो जाएगा वी एफ प्लस एक्स वी जी माइनस वी एफ, ये चीज़ आपको पता है। तो यदि मैं इसको x के रूप में लिखूं तो x बराबर क्या हो जाएगा वी ए वी माइनस वी एफ अपॉन वी जी माइनस वी एफ, ये हो जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वालिटी ऑफ स्टीम, तो यदि मैं x को डिफाइन कर दूँ तो वही हो जाएगी क्वालिटी। तो वी ए वी माइनस वी ए वी बी पे पॉइंट है और वी एफ जो है ए है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ए बी के रूप में और वी जी माइनस वी एफ, तो यानी कि सी से लेके ए तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी, तो यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज डिनोटेड बाय। तो अभी हमने डिस्कस किया था वी जी माइनस वी एफ, दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम वी एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको जी एफ नहीं करना है, एफ जी होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.04 मीटर क्यूब कंटेन है मिक्सर ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ लिक्विड इज 5 किलोग्राम, फाइंड द मास ऑफ वेपर ऑफ मिक्सर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वेपर जो है उसका आपको मास बताना है, यानी कि एक वेसल है उसके का जो वॉल्यूम आपको टोटल वॉल्यूम दिया गया है कितना है 0.04 मीटर क्यूब, उसके अंदर जो वाटर और स्टीम है उसका मिक्सचर आपको किसका कितना है वो बताना है। लिक्विड का आपको दिया गया है कि मास 5 किलोग्राम है, तो वेपर का कितना होगा ये आपको बताना है। बाकी आपको वी एफ और वी जी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम जो है वो किसका है, लिक्विड का और वेपर दोनों का है। तो यदि मैं बात करूं आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका 0.0011, यानी कि यदि मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करूं तो स्पेसिफिक दे रखा है, तो मास भी आपको दे रखा है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी 0.0011 इंटू 5 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.0055 मीटर क्यूब, क्योंकि पहले मीटर क्यूब पर किलोग्राम में दे रखा था। यानी कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो किसका आ गया, लिक्विड का आ गया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है किसका, वाटर वेपर का। तो यदि मैं वाटर वेपर की बात करूं यानी कि वीजी की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.04, तो 0.04 आपके कंटेनर का है, उसके अंदर लिक्विड और वेपर दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यदि मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 0.0055, तो यदि मैं इसका डिफरेंस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपके 0.0345 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम आपका वेपर का है। तो यदि आपके पास वॉल्यूम किसका है, वेपर का है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 0.12 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो यदि इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 0.0345 ये मीटर क्यूब है और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 0.12 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो ये आपका मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और किलोग्राम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मास आ जाएगा। तो यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 0.2575, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये लगभग 0.29 किलोग्राम के इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको बताना है नो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बीइंग प्रेजेंट। तो यदि मैं आपको बताता हूँ टीएस डायग्राम में क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वहाँ पे लेटेंट हीट जीरो होती है, ताकि वो लिक्विड है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ए डिस्टिंक्ट फेज चेंजेज प्रोसेस, तो यहाँ पे डिफरेंट फेज होती है नहीं। देखिए बाकी पॉइंट पे अलग अलग फेज होती है, जैसे लिक्विड अलग है वेपर अलग है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वहाँ पे डिफरेंट फेज नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्रिटिकल पॉइंट में कौन सा नहीं गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए तो सही है। क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है? क्रिटिकल प्रेशर मैंने आपको बताया था 222 बार होता है, और यदि मैं इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपका लगभग इतना ही आ जाएगा, 22.2 लिख सकते हैं इसको, मैं 22.2 मेगा पास्कल लिख सकता हूँ। आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बार बराबर 10⁵ होता है। और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है? 374 या 373.95, तो ये भी सही है। आइडेंटिकली सेचूरेटेड लिक्विड एंड सेचूरेटेड वेपर स्टेट, तो ये भी सही है, यानी कि ए सी डी सही है, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी क्यू अपॉन टी विद यूजुअल नोटेशन रिप्रेजेंट वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी या फिर प्रेशर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपॉन टी होता है। डेल्टा एस क्या हो जाएगी? एंट्रोपी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यदि कि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।